नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और सितंबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जहां से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में, और जितने भी मंथ प्रीवियसली हुए हैं उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, रिसेंटली निषाद कुमार वॉन विच मेडल एट द 2024 समर पैरालंपिक्स एट पेरिस। तो बोलते हैं कि हाल ही में निषाद कुमार ने पेरिस में 2024 के जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स हुए उसमें कौन सा पदक जो था वो जीता। निषाद कुमार देखो हिमाचल से संबंध रखते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट ऊना के अंब से ये संबंध रखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इनके द्वारा कौन सा मेडल जीता गया? इनके द्वारा जीता गया सिल्वर मेडल। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, सिल्वर मेडल इनके द्वारा जो था वो जीता गया, और ये जो है वो कौन से खेल से संबंध रखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ डिटेल में लिखा गया है। निषाद कुमार जो है वो इंडियन पैरालंपियन है, और ये जो है ये संबंध रखते हैं हाई जंप से। हाई जंप की T47 कैटेगरी में जो था वो इनको सिलेक्ट किया गया था अभी समर पैरालंपिक्स के लिए, और इन्होंने जीता यहाँ पर सिल्वर मेडल, जो कि इंडिया के लिए अचीवमेंट है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें कि इससे पहले भी इन्होंने मेडल जीता था, तो 2020 में जो समर पैरालंपिक्स हुए थे टोक्यो में, वहाँ पर भी ये सिल्वर मेडल ही जीत कर लाए थे, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हम बात करते हैं पैरालंपिक्स गेम्स की। पैरालंपिक्स गेम्स में इंडिया का क्या स्कोर रहा, क्या मेडल टैली रही, वो भी हम बात करेंगे, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं समर पैरालंपिक्स की। ये हुई कहाँ पर? समर पैरालंपिक्स जो है वो आपने ध्यान रखना है कि ये पेरिस में जो था वो 2024 की हुई, और इंडिया के द्वारा यहाँ पर टोटल 18 मेडल इंडिया के द्वारा टोटल यहाँ पर 29 मेडल जो था वो जीते गए। 29 मेडल जीते गए इंडिया के द्वारा। इनमें से 7 तो गोल्ड मेडल थे, 7 के अलावा 9 जो था वो सिल्वर मेडल थे, 13 जो था वो यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल थे। तो ये आपने ध्यान रखना है, 7 गोल्ड मेडल थे, 9 जो था वो सिल्वर मेडल थे, और 13 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे। टोटल मेडल इंडिया के द्वारा 29 जीते गए। और इंडिया का रैंक क्या रहा? तो रैंक रहा इंडिया का 18वां रैंक। 18वां रैंक जो है वो इंडिया का हमें देखने को मिलता है। 18वां रैंक यहाँ पर रहा। और टॉप की कंट्री कौन सी यहाँ पर रहती है? तो टॉप में हमें चाइना देखने को मिलता है। चाइना के द्वारा 220 मेडल जो था वो टोटल जीते गए थे। चाइना के बाद दूसरे नंबर पर जो है वो हमें देखने को मिलता है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन हमें दूसरे नंबर पर देखने को मिलता है। ब्रिटेन के द्वारा कितने मेडल जीते गए? 124 मेडल ग्रेट जो ब्रिटेन था उसके द्वारा जीते गए। और उसके बाद यूएस जो था वो तीसरे नंबर पर रहा। यूएस के द्वारा 105 मेडल जो था वो जीते गए। अपना देश जो है वो 18वें नंबर पर जो है रहता है। 7 गोल्ड और 5 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीत के जो है वो ये टोटल 29 मेडल बनाता है, और ये जो है 18वें नंबर पर रहा। तो ये टोटल आपने जानना है यहाँ पर इंडियन पैरालंपिक्स के बारे में। निषाद कुमार के बारे में पता चल गया, इनके द्वारा कौन सा मेडल जीता गया वो पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं, हाउ मैनी हिमाचल कांग्रेस MLAs वर डिस्क्वालिफाइड इन Feb 2024 अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत फरवरी 2024 में दल बदल जो विरोधी कानून होता है उसके तहत हिमाचल के कुछ एक विधायकों को अयोग्य जो था वो घोषित कर दिया गया था। वो कितने विधायक थे जिनको अयोग्य घोषित किया गया था? तो ये टोटल 6 विधायक थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्यों ये गिरिराज पत्रिका में आया और क्यों ये इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एक लॉ लाया गया है एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे। और कितने विधायक थे ये क्वेश्चन बन सकता है। मोस्टली अगर बना तो आपके सही आंसर होना चाहिए। देखिए, 6 विधायक ऐसे थे जिनको अयोग्य जो था वो घोषित किया गया। 6 विधायकों को किया गया। ये कौन कौन से थे? सुधीर शर्मा थे, रवि ठाकुर थे, राजेंद्र राणा थे, इंद्रदत्त लखनपाल थे, चैतन्य शर्मा थे और देवेंद्र कुमार थे। ये 6 विधायक थे जिनको एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में जो है मेंशन किया गया है। और ये जो 10th शेड्यूल में ऐड किया गया है, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी हमारी, जिसको राजीव गांधी के टेन्योर में जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था, और 10th शेड्यूल में जो था वो डाला गया था। और आपने ध्यान रखना है एंटी डिफेक्शन से जो है ये संबंधित है। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं कि एंटी डिफेक्शन से कौन सा शेड्यूल रिलेट करता है? 10th शेड्यूल रिलेट करता है। 10th शेड्यूल को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था? 10th शेड्यूल को जो था वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके तहत जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। और किसके कार्यकाल के दौरान किया गया था? कौन प्रधानमंत्री थे? राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान जो था वो किया गया था। ये भी ध्यान रखना है। अभी देखिए, आप 6 कांग्रेस के MLA किए गए हैं। अब हुआ क्या है? हुआ इस तरह से है कि हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली अलाउंस एंड पेंशन मेंबर अमेंडमेंट बिल 2024 जो है वो पास किया गया है। ये जो बिल पास किया गया है इसमें क्या है? इसमें जो है वो अमेंडमेंट की गई है और कहा गया है कि जो पेंशन है मेंबर्स की, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई हुए हैं, उस पेंशन को जो है वो स्टॉप कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। अब जैसे ये 6 MLA थे, होना इस तरह से था कायदे से कि इन 6
ये MLA जब जैसे ही ये कांग्रेस छोड़ देते हैं तो इनको पेंशन तो लगनी ही थी। परंतु अब ये जो नया एक बिल लाया गया है, इस बिल को जो पास किया गया है, इससे ये हुआ कि इनकी जो पेंशन है उसको इसको जो है वो बंद कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है। और इस बिल के अकॉर्डिंग ये भी कहा गया है उस पर्सन को पेंशन तो मिलेगी नहीं, परंतु अगर किसी को पेंशन मिली है, इस बिल के ऐसे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा उसको पेंशन मिली है, तो उसको रिकवरी यहाँ पर की जाएगी, उसकी पेंशन की रिकवरी की जाएगी। ठीक है जी। तो ये एक अच्छा कानून लाया गया है एंटी डिफेक्शन के रिलेटेड, और हिमाचल पूरे इंडिया में पहला शायद ऐसा स्टेट है जिसके द्वारा ये कदम जो है वो उठाया गया है एंटी डिफेक्शन को लेकर, और ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, पास किया गया है अभी हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली से। होता क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली से जब बिल पास हो जाता है तो वो कानून बनेगा तो उससे पहले वो गवर्नर के पास जाएगा, तो फिर गवर्नर के पास कुछ एक जो है वो पावर्स होते हैं या फिर कुछ एक ऑप्शंस होते हैं जिनके तहत गवर्नर जो है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोला गया है। बोलते हैं यहाँ पर हिमुडा ओवरसीज द वाटर सप्लाई सिस्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन। तो बोलते हैं कि हिमुडा निम्नलिखित में से किस शहर की जल आपूर्ति प्रणाली की देखरेख करते हैं। ये क्वेश्चन गिरिराज पत्रिका में नहीं था, परंतु हिमुडा की बात गिरिराज पत्रिका में की गई थी। तो हिमुडा की बात जब भी गिरिराज पत्रिका में की गई तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि हिमुडा के बारे में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। अभी देखो क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को लाइटली ना लिया करें। अभी हमने लास्ट एडिशन में गंभरी देवी का क्वेश्चन पढ़ा था, और वो गंभरी देवी का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के पेपर में, और डेफिनेटली जिन्होंने एक सप्ताह पहले वो गिरिराज पत्रिका देखी थी वो कभी गलत नहीं करते उस क्वेश्चन को। ठीक है जी। तो इस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं हिमुडा की। हिमुडा के बारे में पहले मैं बेसिक्स आपको कुछ बता देता हूँ। हिमुडा का पूरा नाम जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। हिमुडा का पूरा नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये है, इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी कह सकते हैं। हिमुडा देखो कब एस्टेबलाइज किया गया था। हिमुडा को जो है वो 2004 में जो था वो एस्टेबलाइज किया गया था। और अब हम बात करते हैं कि हिमुडा किस शहर की वाटर सप्लाई को देखरेख करता है। तो वो परमाणु जो शहर है उसकी देखरेख करता है। पूरा फैक्ट जानिए, पूरे कॉन्सेप्ट जानिए। हिमाचल प्रदेश में जो है वो टोटल 60 टाउन और अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो आती हैं। इसमें से जल शक्ति विभाग जो है वो वाटर सप्लाई को देखता है 58 टाउन्स की। ये जो 60 आते हैं इनमें से 58 टाउन्स की तो देखता है जल शक्ति विभाग, और आने इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर हम शिमला की बात करें तो शिमला का जो जल प्रबंधन निगम है वो मैनेज करता है शिमला टाउन की वाटर सप्लाई को। तो शिमला का अपना है जल प्रबंधन निगम जिसको जो है वो शिमला टाउन के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। अब बच जाता है हिमुडा। ये जो हिमुडा है ना, ये हिमुडा के द्वारा जो है वो परमाणु टाउन की जो है वो देखरेख की जाती है वाटर सप्लाई की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। 60 टाउन जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनमें से 58 तो आ जाती हैं जल शक्ति विभाग के तहत, और इसमें आनी एक्सक्लूड है, ये ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि शिमला जल प्रबंधन निगम में जो है वो शिमला टाउन की जो है वो देखरेख करता है, और हिमुडा जो है वो ओवरसीज करता है किसको, परमाणु शहर को। और इस हिमुडा की स्थापना कब की गई थी, वर्ष 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। हिमुडा का पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी जो स्थापना की गई थी ना वो भी एक एक्ट के तहत ही की गई थी। एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम था हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2004, और हिमुडा की स्थापना जो था वो हुई थी। तो ये हिमुडा का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं चैडविक हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश नेशनल इन विच ईयर। तो बोलते हैं चैडविक हाउस का जो निर्माण किया गया था ब्रिटिश नागरिक के द्वारा वो कब किया गया। चैडविक हाउस का निर्माण वर्ष 1880 में किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पहले तो मैंने जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। चैडविक हाउस का निर्माण जो था वो 1880 में किया गया था, और महाराजा और कपूरथला के द्वारा से अबाउट किया गया 1904 में। कपूरथला के जो सरदार चरणजीत सिंह थे उनके द्वारा किया गया। इसको गांधी जी को ये होस्ट करता था बहुत बार। जब गांधी जी यहाँ आते थे तो चैडविक हाउस में आकर जो था वो रुकते थे। और 164 सालों के बाद अभी क्या हुआ है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा जो है वो फर्स्ट म्यूजियम जो है वो यहाँ पर बनाया गया है चैडविक हाउस में। ये भी ध्यान रखना है, जो क्या का म्यूजियम बनाया गया है वो चैडविक हाउस शिमला में जो है वो बनाया गया। आफ्टर 164 ईयर्स जो है ये बनाया गया। पूरी बेसिक से कहानी जो आई थी पत्रिका में उसको हम डिस्कस करते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग है कहानी। 1880 में किया जाता है चैडविक हाउस का निर्माण, और चैडविक हाउस में जो था वो एक ब्रिटिश ऑफिसर रहते थे। 1850 में जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो था वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ एक शिमला की पहाड़ियों को अपने अधीन ले लिया गया था। तो उसके बाद कुछ सालों के बाद बंगाल के एक तोफखाना बंगाल का हुआ करता था, वहाँ के एक कर्नल हुआ करते थे जिनका नाम था
थम्मल चैडविक। ये जो थम्मल चैडविक थे ये अपने परिवार के साथ रहने के लिए यहाँ आते हैं और इस चैडविक हाउस में जो है वो यहाँ पर रहते हैं। चैडविक हाउस से ही चैडविक की पहाड़ियों का नाम भी जो है वो फिर पड़ जाता है और कहा जाता है कि ये जो है वो बहुत ही सुंदर था। यहाँ पर जो है बहुत सारे वायसराय हुए, वो उनको ये बहुत सारा पसंद आया। जैसे कि जो लेडी डफरिन थी, लॉर्ड डफरिन की घरवाली लेडी डफरिन जो थी, उनको ये इमारत बहुत पसंद थी। वो यहाँ पर काफ़ी टाइम तक बैठी रहती थी। अब इसकी जो कहानी होती है वो तो हमने पढ़ ली कि सरदार चरणजीत सिंह के द्वारा 1904 में से आउट किया गया था और अपना जो है वो ग्रीष्मकालीन निवास भी जो था वो इसे बनाया गया था। फिर बाद में चलकर जो है वो 20वीं सदी के 40 के दशक में अंग्रेज सरकार की संपत्ति से घोषित कर दिया गया और उसके बाद ये जो था वो बर्मा के गवर्नर सर R.H. टारमन स्मिथ का जो था वो निवास भी बन गया। तो ये ध्यान रखना है कि बर्मा की निर्वासित सरकार जो है वो यहाँ पर रही, तो 1942 से 1945 तक जो है वो ये बर्मा के गवर्नर सर R.H. टारमन स्मिथ का निवास रहा। 1946 के बाद धीरे धीरे अंग्रेज भारत को छोड़ने लगे और गांधी जी शिमला आते थे, तो गांधी जी शिमला आकर इस बिल्डिंग में जो था वो रहते थे। कैबिनेट मिशन की सफलता के बाद गांधी जी ने 13 मई 1946 को अपना अंतिम संदेश जो था वो इसी हाउस के प्रांगण से जो था वो दिया था और उसके बाद वो वापस भी यहाँ से लौट गए थे। फिर 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद होता है तो श्रीयुत नरहरि राव की अगुवाई में भारतीय ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विसेज के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना यहाँ पर होती है और 1955 में जब आकाशवाणी शिमला की स्थापना होती है तो 1955 में आकाशवाणी शिमला का एक ट्रांसमीटर यहाँ पर जो है वो लगाया जाता है। उस समय आकाशवाणी में कार्य करने वालों के घर भी यहाँ पर बने थे, तो रेडियो कॉलोनी भी जो है वो साथ में ही यहाँ पर लगती है। और फिर देखो ये जो ऑडिटर जनरल की जो था वो बिल्डिंग थी यहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान तो था ही था, परंतु फिर कुछ टाइमों तक धीरे धीरे जो है वो बहुत ख़राब इस इमारत की स्थिति हो गई। 2018 में जो कैग के कुछ अधिकारी थे उनके द्वारा यहाँ पर विजिट किया गया, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर म्यूजियम बनना चाहिए। फिर ये म्यूजियम बनाया गया। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को होंगी, परंतु कहा जाता है कि 1907 में एक मेज और कुर्सी यहाँ 1907 की एक मेज और कुर्सी यहाँ पर रखी गई थी। उस मेज और कुर्सी पर सर C.V. रमन जो था वो बैठकर जो था वो पढ़ाई किया करते थे और या फिर यूँ कह लीजिए कि 1907 में जो 7 की जो मेज एंड कुर्सी है वो जो है वो C.V. रमन के टाइम की है, उनकी जो है वो मेज और कुर्सी है। तो ये पूरा मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है वो हुआ। श्यामला की पहाड़ियाँ 1815 में जब अंग्रेज सरकार के अधीन आ गई थी तो उसके बाद जो कर्नल थॉमस चैडविक थे उनके परिवार के साथ, वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहने लगे। बाद में चैडविक की पहाड़ियाँ बनी, बहुत ही सुंदर था। तो ये सारा इंटरेस्टिंग है जानना यहाँ के लिए। फिर अब ये कैग का म्यूजियम बन गया है, 164 ईयर्स के बाद बना है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ये स्टार वालन क्वेश्चन है और डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं सानन हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है। इज लोकेटेड इन मंडी, वॉज लीज्ड टू पंजाब इन विच ईयर। सानन परियोजना बोलते हैं, सानन परियोजना जो था वो लीज पर दे दिया गया था, पट्टे पर दे दिया गया था इस सानन परियोजना को, और पट्टे पर दे दिया गया था पंजाब सरकार को। पंजाब सरकार को पट्टे पर दिया गया था, परंतु कौन से साल में जो था वो पट्टे में दिया गया था? पट्टे पर दिया गया था 1925 में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1925 में जो है उस सानन परियोजना को, जो कि मंडी में स्थित है, पंजाब सरकार को पट्टे पर दे दिया गया था और 99 ईयर्स के लिए जो था वो पट्टे पर दे दिया गया था। अब 99 ईयर्स के लिए जो था वो पट्टे पर दिया गया था। ये तो उस टाइम की बात है कि जब पट्टे पर दे दिया गया, उस टाइम किसने सोचा होगा कि आने वाले टाइम में क्या होगा। राजा जोगिंदर सेन हुआ करते थे, जोगिंदर सेन। अब राजा जोगिंदर सेन ने तो इसे एग्रीमेंट करके पंजाब सरकार को पट्टे पर दे दिया, परंतु इसकी लीज समाप्त हुई 2024 में जाकर, मार्च 2024 में इसकी लीज समाप्त हो गई। अब सरकार कहती है कि हमें जो है वो अपना कंट्रोल वापस चाहिए, क्योंकि सरकार हाइड्रो इलेक्ट्रिक से बहुत रॉयल्टी जो है वो चाहती है। सरकार को काफ़ी सोर्स ऑफ इनकम में लगता है। अब सरकार इसके ऊपर अपना फिर से कंट्रोल चाहती है, हिमाचल सरकार, क्योंकि ये जोगिंदरनगर मंडी में परियोजना है। तो जोगिंदरनगर स्थित 110 मेगावाट ये परियोजना है और अभी सरकार ने कहा है कि सानन परियोजना जो है, इसका केस जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में जो है वो लड़ा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में जो है वो सरकार इसका केस लड़ेगी। मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि हाइड्रो क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं या फिर हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करने के लिए जो विद्युत परियोजनाएं हैं यहाँ पर, उनको 12%, 18% या फिर 30% रॉयल्टी वहाँ से ली जाती है, उसका निर्णय किया गया है। और वहीं पर जो है सरकार के द्वारा ये भी कहा जाता है कि 40 वर्ष बाद परियोजना राज्य सरकार को सौंपे जाने का प्रावधान जो है वो किया गया है। परंतु अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है, किस तरह से केस लड़ा जाता है, हिमाचल को कितना कंट्रोल मिलता है, क्या पूरी बात होती है।
परंतु यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार फिर से देखिए, 1925 हो गया, 99 ईयर्स की लीज हो गया, मार्च 2024 में लीज समाप्त हो गई, ये हो गया। 110 मेगावाट की ये परियोजना है, मंडी में ये परियोजना है, ठीक है जी। ये सारे क्वेश्चन, ये सारे पॉइंट्स यहाँ से ध्यान रखना। और हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की अब हम बात करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो हिमाचल प्रदेश पूरे देश की अगर हम बात करें तो अबाउट 25% पोटेंशियल जो है वो होल्ड करती है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी तो ये जनरेट करती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। अबाउट 24 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है वो जनरेट की जाती है बाय डिफरेंट प्रोजेक्ट जो हिमाचल में है। 24,000 मेगावाट जो है वो हिमाचल करता है। और हिमाचल प्रदेश में जो टोटल पोटेंशियल है उसमें से जो है वो स्टेट 11,209 मेगावाट जो है वो हार्नेस करता है अभी तक, जिसमें से हिमाचल प्रदेश सरकार के पास या फिर हिमाचल प्रदेश पर सिर्फ 7.6% ही कंट्रोल है। ये हमने हज़ारों बार पढ़ा है और एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो 7.6% को जो है वो कंट्रोल करती है। उसके अलावा जो बच जाता है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो जनरेट करता है 2157.46 MU ऑफ मेगा यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग 2022-23 और अपने पावर हाउसेज जो यहाँ के हैं वहाँ से ये जो है वो जनरेट करता है। तो ये आपने यहाँ से नोट करना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली प्रोजेक्ट मैच्ड। तो यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट की कैपेसिटी और उनका नाम दिया गया है। छांजू 2 परियोजना बोलते हैं कि 19.8 मेगावाट की है। सोरंग परियोजना क्या 100 मेगावाट की है। करेरी परियोजना क्या 4.80 मेगावाट की है। भजोली परियोजना क्या 80 मेगावाट की। तो हिमाचल की कुछ एक परियोजनाएं गिरिराज पत्रिका में दी गई थी। जो क्वेश्चन बना वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो 80 मेगावाट की भजोली परियोजना है ये सही मैच नहीं किया गया है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 80 मेगावाट की नहीं है भजोली परियोजना। अब कितने मेगावाट की है वो हम जानते हैं। देखो ये जो भजोली परियोजना है ना ये 180 मेगावाट की है, 180 मेगावाट की ये परियोजना है, इंपॉर्टेंट परियोजना है। 19.8 मेगावाट की है छांजू 2 परियोजना। 100 मेगावाट की है सुरंग परियोजना। 4.80 मेगावाट की करेरी परियोजना। 180 मेगावाट की भजोली होली परियोजना पूरा नाम इसका है। और 9.9 मेगावाट की ये रायपुर सेकंड परियोजना है। 5 मेगावाट की आनी परियोजना है। 4.90 मेगावाट की ये ब्यास कुंड परियोजना है। 1 मेगावाट की ये सेतु परियोजना है। 7 मेगावाट की है सोल्डान परियोजना। ये सोल्डान परियोजना शायद किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। 7 मेगावाट की है होली 2 परियोजना। तो इन परियोजनाओं के बारे में ध्यान रखना है कि ये परियोजनाएं कितने कितने मेगावाट की हैं। हिमाचल की परियोजनाएं गिरिराज पत्रिका में जो पूछा गया था डाटा, करंट डाटा है ये, और ये पूछा गया था। अच्छा आया भी क्यों था वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ क्यों आया था। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो परियोजनाएं हैं लगभग 10 परियोजनाएं ये हैं और इन 10 परियोजनाओं में जो है वो विद्युत उत्पादन जो है वो शुरू हो गया है, इसलिए ये परियोजनाएं जो है वो चर्चा में आई। क्यों आई चर्चा में वो भी पता चल गया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द थीम ऑफ टीचर्स डे 2024 इज। तो टीचर्स डे 2024 में मनाया गया। नेशनल लेवल पर जो हम टीचर्स डे मनाते हैं वो हम 5 सितंबर को जो है वो मनाते हैं। 5 सितंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो है वो बर्थडे होता है, इसलिए इसको मनाया जाता है। और टीचर्स डे की जो थीम रखी गई थी 2024 में वो रखी गई थी एम्पावरिंग एजुकेटर्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एम्पावरिंग एजुकेटर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर इसकी थीम रखी गई थी और 2024 में ये टीचर्स डे मनाया गया। ये तो हो गया टीचर्स डे के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आया था यहाँ पर, जो आया था टीचर्स डे की तो थीम हो गई इंटरनेशनल लिटरेसी डे के बारे में जो था वो क्वेश्चन आया था। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो मनाया जाता है 8 सितंबर को। और 8 सितंबर को ये मनाया गया तो इसका जो है वो ध्यान रखना है कि पहले तो ये कब मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। ये इसकी थीम रखी गई थी। और साथ में ध्यान रखना है कि ये डे किसके द्वारा मनाया जाता है? ये डे यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को का कोई भी इंपॉर्टेंट डे आए तो वो डे ऑटोमेटिकली जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो इसकी थीम थी प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। और इसका जो यूनेस्को के द्वारा ये मनाया जाता है तो ये इंपॉर्टेंट हो गया डे। अब देखो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब हम 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले अगर आपने पेपर 1 की टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन नहीं की है और करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन कर लेंगे तो टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना।
टेस्ट सीरीज का ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको इकोनॉमिक सर्वे की भी कुछ एक टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएंगी, आपको करंट अफेयर्स टाइप में देखने को मिल जाएंगी, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के, और टेस्ट सीरीज तो अलग से है ही है, वो सारा देखने को मिल जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए बोलते हैं बिलासपुर का नलवाड़ी मेला पहले कहाँ होता था, तो ये सांडू मैदान में होता था, अब तो लुहणू ग्राउंड कह देते हैं, परंतु सांडू मैदान जो एग्जैक्टली है वो पानी में डूब चुका है। जैसे ही गोविंद सागर डैम बनता है, जलस्तर बढ़ता है, और जलस्तर बढ़ने से बिलासपुर का बहुत सारा हिस्सा वहाँ पर चला जाता है, तो ये आपने ध्यान रखना। बिलासपुर देखो, बिलासपुर का प्राचीन नाम कहलूर है। कहलूर से पहले बिलासपुर की राजधानी, कहलूर की राजधानी जो पहले हुआ करती थी ना, वो सुनहानी में हुआ करती थी, सुनहानी में हुआ करती थी, परंतु बाद में चलकर इसे शिफ्ट कर दिया गया कहलूर को, बाद में चलकर इसे शिफ्ट कर दिया गया बिलासपुर को। बिलासपुर को ब्यासपुर भी कहते थे। बिलासपुर को जो शिफ्ट किया गया इस राजधानी को, वो किसके द्वारा किया गया? बिलासपुर को जो शिफ्ट किया गया था राजधानी को, वो वहाँ के राजा दीपचंद हुआ करते थे। दीपचंद के द्वारा जो था वो बिलासपुर में राजधानी जो था वो बनाई गई थी। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछने वाला ईयर पूछ लेगा। तो 1654 की बात है जब सुनहानी से राजधानी बदली थी और ब्यासपुर या फिर बिलासपुर में जो था स्थान राजधानी जो था वो कहलूर की बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नेतृत्व कौन करता है? तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो होती है उसका नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता नेतृत्व जो है वो करते हैं। लोकसभा के पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थे, यानी कि पहले लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे, ये आपको बताना है। देखो लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लोकसभा के जो पहले लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो तो हम बात करेंगे ही करेंगे, वो राम सुभग सिंह थे। लीडर ऑफ अपोजिशन पहले जो बने थे, ये 1969 से 71 तक जो था वो लीडर ऑफ अपोजिशन जो था वो लोकसभा के रहे थे। अच्छा, लीडर ऑफ अपोजिशन ये थे लोकसभा के पहले। ये लीडर ऑफ अपोजिशन वो थे जिनको पार्लियामेंट के द्वारा जो था वो रिकॉग्नाइज किया गया था। अब आपने ये भी ध्यान रखना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन तो ये थे, सही बात होगी, परंतु प्रेजेंट टाइम में लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो कौन है? प्रेजेंट टाइम में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार लीडर ऑफ अपोजिशन भी जो है वो पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं भारतीय सांख्यिकी के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? इंडियन स्टैटिक्स के फादर किसको कहा जाता है? तो भारतीय सांख्यिकी के पिता प्रशांत चंद्र महलनोबिस को कहा जाता है। शायद आपको थोड़ा सा नाम अलग सा लगे तो पूरा नाम ऐसे आधा नाम आपको पता होगा, पीसी महलनोबिस जो आप कहते हैं। तो पीसी महलनोबिस को जो है वो भारतीय सांख्यिकी के पिता के रूप में, इंडियन स्टैटिक्स के रूप में जो है, स्टैटिस्टिक्स के रूप में जो है, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स के रूप में जो है वो जाना जाता है। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं देश में पहली बार किस महिला ने जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व किया था? तो देश में पहली महिला ने जो नेतृत्व किया था वो सुचेता कृपलानी थी। पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी पूरे इंडिया में, और उत्तर प्रदेश स्टेट से जो था ये बनी थी। उत्तर प्रदेश स्टेट से जो था ये बनी थी। आगे बोलते हैं किस नगर को भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है किसको? बेंगलुरु को। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी जो है वो कहते हैं। और अगले क्वेश्चन में बोलते हैं क्यूरिंग प्रक्रिया किसके पत्तों से संबंधित है? क्यूरिंग प्रक्रिया जो है वो तंबाकू की पत्तियों को सुखाने से संबंधित है। क्यूरिंग प्रक्रिया जो है वो तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं उनको सुखाने से संबंधित है, उस प्रक्रिया को क्यूरिंग प्रक्रिया कहते हैं। धान की खेती से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है परंतु बहुत बार पूछा गया है। जब HPSSC पेपर करवाता था पहले तो वो भी क्वेश्चन पूछता था। मीथेन गैस जो है उत्सर्जित होती है। प्रथम पैरा ओलंपिक्स, जो हम पैरा ओलंपिक्स गेम्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वही बात की गई कि पहली जो पैरा ओलंपिक्स गेम हुई थी उनका आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो पहले नंबर की पैरा ओलंपिक गेम्स का आयोजन 1960 में हुआ था, रोम इटली में हुआ था। इसमें 23 देशों के 400 एथलीट ने जो था भाग लिया था, ये फिर ये शामिल थे। तो 1960 में ये जो पैरालंपिक्स थे ये स्टार्ट हुए थे, और कहाँ पर हुए थे? रोम इटली में जो था वो हुए थे। अभी देखो, अभी पैरालंपिक्स का क्वेश्चन बन सकता है कि पैरालंपिक्स 2024 में कहाँ पर हुए? 2024 के पैरालंपिक्स जो हैं वो पेरिस के द्वारा होस्ट किए गए। 2028 के जो समर पैरालंपिक्स होंगे वो कहाँ पर होंगे? वो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में जो है वो होंगे, वो भी ध्यान रखना है। ठीक है जी। और अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बंगाल भाषा के जो प्रसिद्ध उपन्यासकार थे जिनके द्वारा दुर्गेश नंदिनी लिखी गई थी, इसके लेखक कौन थे दुर्गेश नंदिनी के? तो दुर्गेश नंदिनी की अगर हम बात करते हैं, दुर्गेश नंदिनी के जो लेखक थे वो कौन थे? वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो ये थे, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। जो दुर्गेश नंदिनी थे उसके लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये आपने ध्यान रखना है।
देखिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर गंभरी देवी ऑनर्ड विद रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड। तो गंभरी देवी को किस वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम गिरिराज पत्रिका में पढ़ा था, और गिरिराज पत्रिका का इस तरह से क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड या जो पूछा गया था अभी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के एग्जाम में, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। अभी 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आप कमेंट करके जो है वो अपना आंसर बताएंगे, और ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। थोड़ा डिटेल से कमेंट करके बताना गंभरी देवी के बारे में भी। अगर टेलीग्राम पर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम से सर्च करना अपने से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी ज्वाइन कर लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।